हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हमारा और आपका एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल अंकित थॉट्स एंड व्यूज। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं जो ग्रामीण भारत में सामान्यतः सभी मध्यम वर्गीय परिवारों में वो समस्याएँ आती हैं और लोग उसका सामना करते हैं। तो ये समस्या है ग्रामीण भारत में जो दहेज प्रथा की समस्या है और इससे समस्त जो ग्रामीण भारतीय समाज है उसको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और हमने भी जहाँ अपने ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में और जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे हमने इस समस्या को, जो दहेज प्रथा है, इसको एक समस्या के रूप में मतलब देखा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे ही गाँव से, हमारे ग्राम की मतलब गाँव की रोजगार सहायक नीलू पांडे जी को बुलाया है। तो हम चाहते हैं कि वो एक महिला के रूप में, एक गृहिणी के रूप में और एक सामाजिक जो मतलब कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी हैं, तो उनका इस समस्या के बारे में क्या विचार हैं? आप अपना पक्ष रख सकती हैं। जी, धन्यवाद। बोलिए। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी। बहुत धन्यवाद। मैं नीलू पांडे ग्राम पंचायत जानकारी हम अपना पक्ष जरूर रखेंगे। हमारे हिसाब से एक कुप्रथा मानी जाती है, जिसमें आजकल हम लोग सोच रहे हैं कि यदि अपने घर की लड़कियों को एक अच्छी शिक्षा दे देंगे, जिसकी वजह से दहेज प्रथा कम हो जाएगा या दहेज की मांग कम हो जाएगी। लेकिन आए दिन देखने को मिल रहा है कि हम जितना एजुकेशन अपने लड़कियों को दे रहे हैं या अपने घर के बच्चियों को दे रहे हैं, उससे कहीं न कहीं दहेज प्रथा की मांग ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। लोग कि दहेज नहीं मिल रहा है तो हमारी बेइज्जती समझी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी माँ-बाप अपने बच्चियों को यदि अच्छी शिक्षा दे रहा है और अच्छे व्यवहार में रख रहा है, तो जो भी माँ-बाप अपने बच्चियों को देंगे अपनी स्वेच्छा से खुद देना चाहते हैं, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग समझते हैं कि जब तक दहेज नहीं मिलेगा तो गाँव में हमारा नाम या समाज में हमारा नाम सबसे छोटा गिना जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से दहेज प्रथा बंद होने वाला नहीं है और जितनी शिक्षा का स्तर जितना बढ़ता जा रहा है उतनी दहेज प्रथा जा रही है। जी, धन्यवाद। तो नीलू जी, आप बताइएगा कि क्या आपने अपने जीवन में ऐसी कोई समस्या का अनुभव किया है? आपके परिवार, आपके समाज या आपके आस-पड़ोस में आपने ऐसी कोई समस्या देखा है कि जिसके कारण माता-पिता को उनकी कोई परेशानी का अनुभव हो या आपने स्वयं इस समस्या को देखा हो अपने जीवन में? इसके बारे में आप बताइएगा थोड़ा-सा हमें। जी। जी, धन्यवाद। मैं इसके बारे में स्वयं भी अनुभव कर चुकी हूँ और अपने परिवार में भी अनुभव कर रही हूँ। जैसे मेरा एजुकेशन एक पीजी एजुकेशन है और मेरी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स जब मतलब अच्छी फैमिली ढूँढ रहे थे, तो मेरे जो मतलब शादी की बात चल रही थी, उसमें भी ये समस्या देखने को मिल रही थी। उनने एक दहेज की एक फिक्स डिमांड कर दी थी कि मुझे इतना दहेज मिलेगा, उसके बाद ही आपकी शादी कर पाएँगे। तो उसमें मैं खुद सामने आई और मैंने कहा कि यदि आपकी दहेज इतनी ही है, तो मेरे पेरेंट्स या मेरे पापा एक किसान आदमी हैं, जो कि इस दहेज को नहीं दे पाएँगे। उसके बावजूद यदि आपको ये रिश्ता स्वीकार करना है तो करिए, अन्यथा मैं इस दहेज प्रथा का विरोध करती हूँ। फिर दूसरी बात मेरे सामने में आई, मेरी बहन है, उसके साथ भी यही चीज़ हुआ। लोग पहले कहते हैं कि मुझे लड़की देखना है, लड़की अच्छी रहेगी, तो सारा कुछ ठीक रहेगा, परिवार अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक लोगों को दहेज नहीं मिलता, तो लड़कियों का एजुकेशन, लड़कियों की हाइट, लड़कियों की पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर कोई मायने नहीं था। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा और वो लोग आके मतलब सिस्टर को देख भी गए, उन्होंने कहा कि लड़की को बहुत पसंद है। उसके बाद जब डिमांड की बात आई, सॉरी, अच्छा गाड़ी से उतार दे, आ जाओ, आ जाओ। हाँ।
ये ले लो। उसके बाद जब बात आई शादी करने की, तो उनने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं, और ये ले लो, ये ले लो। और उसके बाद जब के पास बैठ के बात करने की अपन लोग कोशिश कर रहे थे, तो वो लोग कहते हैं पे बात करेंगे। एक तरफ वो दहेज की डिमांड भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ डर भी रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर दहेज का आरोप न लगाया जाए, है ना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में आए ये लोग, जबकि मेरे घर से मेरे पेरेंट्स उनको 5 लाख रुपए देने का विचार कर रहे थे। ठीक है, लगा दे रहे, ये पेन से नाम लिख लो, पेन से नाम लिख लो, है ना। तो फिर उसके मेरे संज्ञान में आया कि 5 लाख की डिमांड की दहेज को नाम करते हैं, क्या इसका जो प्रभाव है वो लड़कियों पर मानसिक रूप से भी पड़ता है क्या? मतलब मानसिक रूप से उनको ये प्रभावित करती है ये समस्या? जी, जी, बिल्कुल मानसिक रूप से प्रभावित करती है। लड़कियों को भी ये समझ में आना, मतलब जैसे ही ये बात आती है कि हमने एक अच्छी शिक्षा ले रखी है, मैं एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ, पैसे भी मेरे पास आ रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि मुझे एक पैसे की तरह आंका जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं लड़कियों के प्रति जो है एक गंदा व्यवहार है। लड़कियों को ये समझ में आने लगता है कि आजकल यदि हम शिक्षा लें या ना लें, यदि मेरे पेरेंट्स के पास अच्छे पैसे होंगे तो हम अच्छी शादी कर पाएँगे, और यदि पैसे नहीं हैं, हम चाहे कितनी भी शिक्षा ले लें, इसका कोई मायने नहीं रखता है। लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ आने लगती है कि लड़कियाँ पैदा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो माँ-बाप गरीब हैं और एक अच्छा परिवार ढूँढते हो, बिना पैसे के नहीं ढूँढ सकते या बिना दहेज के नहीं ढूँढ सकते हैं। जी, तो जैसे मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि मतलब अपने जो मैंने रिसर्च किया है थोड़ा बहुत, तो उसमें देखा है कि प्राचीन जो मतलब पिछले 2, 4, 10 सालों, 15 सालों में ले लिया जाए, तो घरों में लड़कों को तो पढ़ा दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को अक्सर शिक्षा से दूर रखा जाता था। तो क्या इसकी एक वजह दहेज की प्रथा है, दहेज की समस्या है, जिसके कारण लोग जो माता-पिता थे, अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे कि अगर पढ़ा-लिखा दिया गया इनको, तो बाद में दहेज भी देना पड़ेगा शादी करने के टाइम पे। तो आप इसको एक समस्या के रूप में मानती हैं कि लड़कियों की शिक्षा की कमी जो है, वो दहेज प्रथा की एक समस्या भी है या एक कारण भी है ये? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि पहले जब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो हम किसी तरह मतलब लड़कियों को कैसे भी घर में भेज सकते थे। चाहे लड़का देखने में अंधा हो, दिमाग से पागल हो, या फिर उसका परिवार उसको मारता हो, पीटता हो, प्रताड़ित करता हो किसी भी प्रकार से ससुराल में, तो लड़कियाँ इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाती थी। लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ता गया और लड़कियों को शिक्षा का स्तर मतलब उच्च करना पड़ा या उनको ज़्यादा शिक्षा देनी पड़ रही है, तो लड़कियाँ कहीं न कहीं शिक्षित हो जाती हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस बेस पे जब लड़कियाँ आजकल पेरेंट्स जब अपने लड़कियों का विवाह देखने के लिए जाते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे लिए एक अच्छा फैमिली होना चाहिए, एक अच्छा हस्बैंड होना चाहिए और एक शिक्षित परिवार होना चाहिए, है ना? तो जिस वजह से अब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती नहीं है और जहाँ पे ये मिलती हैं, वहाँ पे एक अच्छा दहेज देना पड़ता है। तो हमारे हिसाब से कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर होने से लड़कियों में शिक्षित हो जाती हैं। अब जिस वजह से वो अशिक्षित परिवार को स्वीकार नहीं करती, है ना? तो अब बिना दहेज के एक शिक्षित परिवार अब मिल नहीं रहा है, हमारे हिसाब से। इसलिए कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर भी दहेज को बढ़ा रहा है। तो जैसे इसके बारे में अगर हम शहर के कुछ लोगों से बात करें तो वो बोलते हैं कि दहेज प्रथा समस्या नहीं है, इसके बारे में तो सरकार ने बहुत सारे कानून बना दिए हैं। आजकल ये समस्याएँ नहीं चल रही हैं। जो ग्रामीण भारत से अवगत नहीं हैं, वो ऐसा मतलब सोचते हैं कि दहेज प्रथा तो है ही नहीं, दहेज की समस्या है ही नहीं। इतने सारे कानून बनाए गए हैं तो दहेज प्रथा समाप्त हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि इन कानूनों का असर लोगों पर पड़ता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो कानून बनाने वाले हैं, वही इसका सबसे अधिक दुरुपयोग करते हैं। इसमें आपका थोड़ा-सा विचार जानना चाहेंगे। हमारे हिसाब से कानून सिर्फ़ कागज़ों पे बनाए जा रहे हैं, है ना? गिर जाएगा बेटा, सॉरी। गिर जाओगे लल्ला, गिर जाओगे, लग जाएगा। लो क्रीम, ये चिड़िया देख लो, चिड़िया। हमारे हिसाब से कानून सिर्फ़ ऐसे कानून कागज़ों पे बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि हमने किस दहेज प्रथा के खिलाफ कितना काम कर लिया है और कितना कर रहे हैं। और मेरा मानना ऐसा है, हाँ, चिड़िया। मेरा मानना ऐसा है कि दहेज प्रथा को रोकने के कानून बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन उसपे कोई अमल नहीं किया जा रहा है।
क्योंकि जिनने कानून बनाया है, यदि उन्हीं के लड़के से शादी की जाए तो वो अच्छी खासी रकम चाहिए उनको। और उदाहरण के तौर पे यदि किसी एमएलए या एमपी के लड़के से शादी करनी हो, उनको 2-3 फ्लैट चाहिए होते हैं। क्यों बेटा, बात कर रहे हैं ना, हम ड्यूटी कर रहे हैं ना? हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो अभी थोड़ी मेरा बच्चा परेशान कर रहा है, बात करने नहीं दे रहा है इस टॉपिक पे, इसकी डिटेल। चलिए ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी पहल, जो हम जी जी ग्रामीण भारत से आपको अवगत करा रहे हैं कि शहर के लोगों को मतलब समस्या नहीं समझ में आती है, बल्कि वो सोचते हैं कि कानून बनाने से ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। लेकिन अगर आप ग्रामीण भारत में आप देखेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, तो आपको इस समस्या का मतलब जमीनी हकीकत क्या है वो समझ में आएगी। तो आप बताइएगा कि एक हमारा एक छोटा-सा प्रयास है कि हम एकदम भारत के जो अंतिम छोर पर जो गाँव स्थित हैं, वहाँ से ऐसी समस्याओं को उजागर करें और सोशल मीडिया के थ्रू जो लोग इस समस्या से अवगत नहीं हैं, उनके सामने ऐसी समस्या ला सकें, जिससे इस समस्या को दूर करने में जो लोग ऐसे कानून बना रहे हैं या फिर जो उच्च पदों पर बैठे हैं, अगर उन तक हमारी बात पहुँचती है, तो उनको भी आसानी होगी, उनको भी समझ में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या किस हद तक है और महिलाओं के लिए कितनी समस्या मतलब कितनी बड़ी परेशानी ये बनती है। तो आप बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा है? वैसे हम लोग पहली बार ऐसा बातचीत कर रहे हैं, तो फिर भी जो भी गलती होगी तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। बहुत-बहुत धन्यवाद नीरू जी, धन्यवाद।